हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में, यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। और इसमें आज हम लोग हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लिंग सहलग्न वंशागति यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है। हमारा आज का पहला टॉपिक है लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग सहलग्न वंशागति, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या होता है ये? जिस लक्षण का जिन लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या 2 होती है और ओलिंग गुणसूत्र की संख्या 44 होती है। पुरुष में जो टोटल गुणसूत्र होता है वो होता है 46, जिसमें से 44 ओलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र होगा 2, जिसमें से एक होगा X एक होगा Y। वहीं स्त्री में 44 ओलिंग गुणसूत्र होता है और 2 लिंग गुणसूत्र होगा, जिसमें से दोनों होता है XX। ये तो सबको पता है कि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र के रूप में और स्त्री में XX होता है। यानी यही X और Y लिंग गुणसूत्र होता है। जिस भी लक्षण का जिन इस लिंग गुणसूत्र पर पाया जाएगा, यानी कि या तो X गुणसूत्र पर वह जिन हो या फिर Y गुणसूत्र पर वह जिन हो, उसी जिन की वंशागति को कह देते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। यानी जिस लक्षण का जिन लिंग गुणसूत्र यानी X या Y पर पाया जाता है उसकी वंशागति को ही कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। तो हम यहां पर एक लाइन लिखते हैं, जिस लक्षण का जिन लिंग गुणसूत्र मतलब X या फिर Y पर पाया जाता है, जिस लक्षण का जिन लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है उसकी वंशागति को ही क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे। 2 बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों बीमारी का जो वंशागति है वो लिंग सहलग्न वंशागति का ही एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, हीमोफीलिया। यह एक आनुवंशिक रोग है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसके ब्लड में थक्का बनने की क्षमता, ब्लड क्लॉट करने की क्षमता, ब्लड में थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रायः नॉर्मल व्यक्ति के शरीर का कोई पार्ट अगर कट जाता है और खून निकलने लगे, अगर मोटा नस नहीं कटा है, सिंपल महीन महीन ब्लड कैपिलरीज कटा, यानी हल्का फुल्का जैसे सब्जी काटने में थोड़ा सा कट लग गया या सिंपल टाइप का एक्सीडेंट हो गया तो शरीर में 2-4 जगह में चोट लग गई और कुछ स्थान से खून निकलने लगा, तो वो जो ब्लड निकलता है वह 3 मिनट से 5 मिनट तक में खून थक्का बन जाता है। जब खून थक्का बन जाएगा तो वो गाढ़ा गाढ़ा थक्का खून उस कटे हुए जगह पर चिपक जाता है, उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा, रास्ता को जाम कर देगा, जिसके कारण अंदर का खून और बाहर निकल नहीं पाता है और ब्लड थक्का बन करके अपनी ही बर्बादी को रोक लेता है। ये एक नॉर्मल व्यक्ति के ब्लड का गुण होता है।
लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाएगा उसके ब्लड में थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर का कोई पार्ट अगर कट गया तो खून बहता ही रह जाता है, ना खून थक्का बनेगा, ना ब्लीडिंग रुकेगा, ब्लड काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। इसी बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। चूंकि हीमोफीलिया बीमारी में रोगी व्यक्ति के शरीर का कोई पार्ट कट जाने पर उसका खून बहते ही रह जाता है, इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि हीमोफीलिया व्यक्ति, जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया रोग हो जाएगा उसके ब्लड में थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ब्लड में थक्का बनने की क्षमता, थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, शरीर का कोई पार्ट कटेगा तो ब्लड बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, काफी देर तक बहता रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर्स रोग, ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। ब्लीडर्स मतलब ब्लड निकलना शुरू होगा तो ब्लड बहते ही रह जाएगा, इसी कारण से हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। यह एक आनुवंशिक रोग है, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें रोगी के ब्लड में थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर शरीर का कोई पार्ट कट जाए तो खून बहते ही रहेगा, इस कारण से इसको ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। अब ये हीमोफीलिया रोग का जीन होता है, हीमोफीलिया रोग का जीन होता है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग के जीन को, हीमोफीलिया रोग के जीन को छोटी एच से दर्शाया जाता है। एच से हीमोफीलिया और छोटी एच मतलब क्या हो गया कि हीमोफीलिया रोग का जीन। और ये जो एच जीन है, यह जो एच जीन है ये कहां पर पाया जाता है, तो ये एच जीन पाया जाता है एक्स गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। और जब एक्स पर पाया जाएगा तो उसको लिखा जाता है इस तरह से एक्स एच, एक्स पर पावर एच के रूप में लिखा जाता है। हीमोफीलिया रोग के जीन को छोटी एच से दर्शाते हैं। यह एच जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और यह ओ प्रभावी होता है, मतलब ये रिसेसिव होता है। रिसेसिव मतलब क्या हो गया, ओ प्रभावी होगा। ओ प्रभावी का मतलब क्या है, जब दो एच साथ आएगा तो बीमारी होगा, अगर एक एच है तो बीमारी नहीं होगा, वो ओ प्रभावी हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर जैसे लंबा पौधा में या तो जीन रहता है कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और बौना पौधा में रहता है स्मॉल टी। तो अगर हम बीच वाली कंडीशन पर बात करें, अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो पौधा तो लंबा होगा लेकिन उसके पास बौनापन का भी एक जीन रहता है। बौनापन का जीन चूंकि ओ प्रभावी है इसलिए उसका गुण दिखता नहीं है। स्मॉल टी एक साथ आएगा तब वो पौधा को बौना करेगा। इसी प्रकार दो स्मॉल एच दो पीस आएगा तो बीमारी देखने के लिए मिलेगा, अगर एक ही एच है तो बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हमको क्या करना है, हीमोफीलिया रोग की वंशागति करना है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया रोग का वंशागति किस तरह से होता है इसको हमको देखना है। एक टेबल बनाते हैं और हम लोग समझते हैं कि किस किस कंडीशन में बीमारी देखने मिलेगा और किस किस कंडीशन में बीमारी देखने नहीं मिलेगा। कैरियर कंडीशन क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों में हम लोग देखते हैं। एक टेबल बनाते हैं,
देखिए, एक टेबल बना रहे हैं, एक तरफ लिखते हैं कंडीशन, एक तरफ लिखते हैं कंडीशन यानी कि स्थिति, एक तरफ लिखते हैं मेल पुरुष के लिए और एक तरफ लिखते हैं फीमेल स्त्री के लिए। अगर कंडीशन नॉर्मल है, अगर कंडीशन नॉर्मल है यानी कि सामान्य है, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 44 प्लस XY और फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 44 प्लस XX। ये तो सबको पता है कि जो नॉर्मल पुरुष होता है इसमें क्रोमोसोम होगा 44 प्लस XY और स्त्री जो होती है उसमें होता है 44 प्लस XX। हीमोफीलिया रोग जो देखा जाएगा तो हीमोफीलिया रोग का कंडीशन क्या है? जिसको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा हम उसको कहेंगे हीमोफिलिक। हीमोफिलिक मतलब हीमोफीलिया रोग से ग्रसित, यानी रोग ग्रसित लिख देते हैं हिंदी में, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित। ठीक है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित। स्त्री में हीमोफीलिया रोग तब होता है जब 44 प्लस XHXH आ जाए। स्त्री में चूंकि 2 X क्रोमोसोम होता है, इसलिए जब दोनों X पर HH क्रोमोसोम, H मतलब हीमोफीलिया रोग का क्रोमोसोम आएगा तो स्त्री में हमको हीमोफीलिया रोग देखने मिलेगा। लेकिन पुरुष में चूंकि एक ही X क्रोमोसोम होता है 44 प्लस XHY, चूंकि एक ही X है, दूसरा X नहीं है, दूसरा तो Y है और Y क्रोमोसोम पर H जीन हो ही नहीं सकता है। पुरुष में एक ही X क्रोमोसोम है और पुरुष के यदि उस X क्रोमोसोम पर H जीन यानी हीमोफीलिया का जीन आ गया तो पुरुष में हीमोफीलिया रोग हो जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि पुरुष में चूंकि एक ही X पाया जाता है, इसलिए उसके एक X पर अगर H जीन आ गया तो पुरुष में हीमोफीलिया रोग देखने मिलेगा, लेकिन स्त्री में दोनों X पर HH जीन आएगा तो ही स्त्री में हीमोफीलिया रोग देखने मिलेगा। क्या होगा अगर स्त्री में एक ही X पर H जीन रहे? अगर स्त्री में ऐसा हो 44 प्लस XXH, दूसरे X पर H नहीं है, एक ही X पर H जीन है, तो इस कंडीशन में XHO प्रभावी होता है और X पर का जीन प्रभावी होगा। यानी कि X पर तो हीमोफीलिया का जीन है नहीं, हीमोफीलिया का जीन कहां है? दूसरे मतलब पहले X पर नहीं है, दूसरे X पर है। चूंकि यह O प्रभावी है इसलिए इस कंडीशन में केवल जीन रहेगा लेकिन हीमोफीलिया रोग देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है कैरियर। इस कंडीशन को हम कहते हैं कैरियर यानी कि रोगवाहक कहते हैं। रोगवाहक का मतलब है इस फीमेल को रोग नहीं होगा, ये फीमेल होगी स्वस्थ ही, लेकिन ये कैरियर है, रोगवाहक है, इसके होने वाले बच्चे में ये बीमारी ट्रांसफर कर सकता है। इसके होने वाले बच्चे में ये बीमारी ट्रांसफर कर सकता है। कैसे कैसे ट्रांसफर करेगा हम लोग देखेंगे। तो ये कंडीशन हम देख पा रहे हैं, 3 कंडीशन। सामान्य कंडीशन में पुरुष में 44 प्लस XY, स्त्री में 44 प्लस XX। हीमोफीलिया रोग जब होगा हीमोफिलिक कंडीशन में 44 प्लस XHY पुरुष में, स्त्री में 44 प्लस XHXH होगा। और एक कैरियर कंडीशन बनता है जो कि पुरुष में नहीं होगा। पुरुष में बस 2 ही कंडीशन है, या तो नॉर्मल या तो हीमोफिलिक, कैरियर कंडीशन बनता ही नहीं है। स्त्री में 3 कंडीशन बनेगा, एक तो सामान्य नॉर्मल, दूसरा हीमोफिलिक और एक कैरियर। चूंकि 2 X क्रोमोसोम है, उसमें से एक ही X क्रोमोसोम पर अगर H जीन रहेगा तो यह O प्रभावी बन जाता है और ऐसे कंडीशन में इसको बीमारी होगा नहीं, ये रोगवाहक होगी यानी कि कैरियर होगी। अब हजारों लोगों में से किसी एक में हीमोफीलिया होने की संभावना रहती है। अब किसी में हीमोफीलिया रोग होगा, जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष में 2 ही कंडीशन है, या तो नॉर्मल या तो हीमोफीलिया। अब हजारों पुरुष में किसी एक में हीमोफीलिया हो सकता है, बाकी 999 में हीमोफीलिया का चांस लगभग नहीं के बराबर रहता है। इस तरह का डिसऑर्डर, इस तरह का रोग शायद ही किसी किस्म होता है, ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। स्त्री में 2-3 कंडीशन है, ज्यादातर स्त्री तो सामान्य होती है। अब कुछ स्त्री कैरियर होती है और कुछ स्त्री हीमोफिलिक भी होती है।
अब मान लिया कि कोई एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसमें हीमोफीलिया रोग है, ठीक है, या फिर हीमोफीलिया की वो कैरियर है, तो उसकी शादी किससे होने की संभावना रहेगी? एक सामान्य व्यक्ति से शादी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अब एक व्यक्ति अगर जैसे माना कि एक पुरुष हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, ठीक है, अब स्त्री से शादी होनी है, तो स्त्री, क्या ऐसा संभावना ज्यादा रहेगा कि उसकी शादी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित स्त्री से ही हो जाए? क्योंकि ऐसी स्त्री भी तो जल्दी नहीं मिलेगी, और कहां से पता चलेगा? पहले पता तो चलता है नहीं, है ना, कि किसको हेमोफीलिया है किसको नहीं। अब किसी का कोई हाथ वगैरह सब कटता उठता है, ज्यादा ब्लीडिंग होगा तो भले उसको पता चल जा, हो सकता है जांच उच कराए तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर संभावना तो यही है कि अगर एक व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो अब उसकी शादी सामान्य व्यक्ति से ही हो, क्योंकि हजारों में किसी एक में बीमारी होती है, तो बाकी तो ज्यादा चांस रहेगा कि उसकी शादी सामान्य व्यक्ति से ही हो। तो हम जो कंडीशन लेने वाले हैं, एक को नॉर्मल रखेंगे, दूसरे को यानी कि फादर और मदर दोनों में से, स्त्री पुरुष दोनों में से किसी एक को हम नॉर्मल रखेंगे, और एक में या तो हीमोफीलिया रोग लेकर के सॉल्व करेंगे या तो कैरियर बना करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 2-3 को केस सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी वंशागति करते हैं, केस 1, ठीक है, केस 1 करते हैं सॉल्व। केस 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। माना फादर नॉर्मल है ना, नॉर्मल फादर, नॉर्मल फादर। तो नॉर्मल फादर का मतलब है 44 प्लस XY होगा इसमें, ठीक है। और हीमोफिलिक मदर है, हीमोफिलिक मदर, हीमोफिलिक मदर, तो इसमें क्रोमोसोम होगा 44 प्लस XH, चूंकि स्त्री में हीमोफीलिया रोग है, इसका मतलब दोनों X पर HS जीन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके बच्चे में किस तरह से हीमोफीलिया का ट्रांसफर होगा। जब गेमिट बनेगा, इसमें फादर में स्पर्म बनेगा, 44 में से 22 अलग स्पर्म में जाएगा, 22 अलग स्पर्म में जाएगा, प्लस एक X इधर, एक X, ये दूसरा Y उधर, तो ये हो गया कि स्पर्म, ये भी हो गया कि स्पर्म, ये हो गया स्पर्म, ठीक है। ओवम जब बनेगा मदर में, तो 44 में से 22 अलग हो गया, 22 अलग हो गया, प्लस एक XH एक ओवम में, दूसरा XH दूसरे ओवम में, ये हो गया क्या, ओवम हो गया। अब फादर का अगर यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 हो गया कितना, 44, प्लस यहां से X यहां से XH, तो XXH। अब XX का मतलब तो है बेटी है ना, लड़की है, जिसमें से एक ही X पर H है, तो ये कैरियर हो जाएगी, क्योंकि लड़की में तभी हीमोफीलिया रोग होगा जब दोनों X पर HS जीन रहेगा। यहां तो एक ही X पर H जीन है, इसलिए यह O प्रभावी बन जाएगा, और यहां पर हीमोफीलिया रोग होगा नहीं, लेकिन यह कैरियर होगी। तो कैरियर डॉटर, इसको हम बोलेंगे कैरियर डॉटर, ठीक है, कैरियर डॉटर, यानी कि रोगवाहक बेटी का जन्म होगा, रोगवाहक पुत्री का जन्म होगा। अगर ये स्पर्म इस ओवम से भी जुड़े तो भी तो बात बराबर रहेगा, 22 हो गया 44, प्लस यहां से X वहां से XH, XXH, तो ये भी कैरियर डॉटर सेम है, कैरियर डॉटर का जन्म होगा, ठीक है, रोगवाहक पुत्री, हिंदी में क्या बोलेंगे, रोगवाहक पुत्री बोलेंगे। लेकिन जब ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ेगा तो बच्चे में 22 हो गया 44, और प्लस यहां से XH यहां से Y, XHY, और हम लोग अभी पढ़े XY का मतलब है लड़का है, बेटा का जन्म होगा, और ये X पर H जीन आ गया, और लड़का में क्या होता है, एक ही X होता है, और उस एक X पर अगर H जीन आ गया तो उसमें हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर XHY का मतलब है ये हीमोफिलिक सन का जन्म होगा, हीमोफिलिक सन, हीमोफिलिक सन का जन्म होगा, यानी हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पुत्र का जन्म होगा। और अगर ये स्पर्म इस ओवम से भी जुड़े तो भी बात बराबर है, 22 44, प्लस यहां से XH यहां से Y, तो XHY इसका मतलब भी है हीमोफिलिक सन,
हीमोफिलिक सन का जन्म होगा। ठीक है, तो अब जैसे हम इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर हम सभी संतान को मिलाकर, बेटा बेटी सबको मिलाकर के अगर हम 100% कहेंगे तो हम कह देंगे यहां 2 बार कैरियर डॉटर यानी कि 50%, प्रत्येक को 25-25% कहेंगे तो ये 2 बार कैरियर डॉटर यानी कि 50% कैरियर डॉटर और 50% हीमोफिलिक सन प्राप्त हुआ। हम एक भाषा ऐसे बोल सकते हैं कि जब फादर सामान्य और मदर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो, जब फादर सामान्य और मदर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो तो उनसे उत्पन्न संतानों में 50% कैरियर डॉटर और 50% हीमोफिलिक सन प्राप्त होगा। एक तो यह भाषा हमारा बन जाएगा, पूरा को मिलाकर 100%, प्रत्येक को 25-25-25-25 मानेंगे, 2 को 50 बोलेंगे तो 50% कैरियर डॉटर और 50% हीमोफिलिक सन प्राप्त होगा। एक दूसरे तरीके से भाषा बना सकते हैं और दूसरा भाषा यह है कि हम बेटी को, डॉटर को 100% कहेंगे और बेटा को भी 100% कहेंगे, यानी बेटी बेटी के मामले में 100% है और ये बेटा बेटा के मामले में 100% है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो भी बेटी का जन्म होगा, जो भी बेटी होगी 100% बेटी कैरियर हो जाए, क्योंकि 2 कंडीशन बेटी का है, 2 कंडीशन बेटा का है, तो ये दोनों कंडीशन बेटी वाला कैरियर हो रही है और दोनों कंडीशन बेटा वाला हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि 100% जो बेटी होगी वो कैरियर होगी, 100% जो बेटा होगा वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा। हम पूरा भाषा ऐसे बोल सकते हैं कि जब फादर सामान्य और मदर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो तो उनसे उत्पन्न 100% डॉटर, तो उनसे उत्पन्न 100% डॉटर कैरियर होगी और 100% सन हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा। मतलब सभी बेटियां कैरियर होगी और सभी बेटा हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगा। ये 2 तरीके से हम भाषा बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आता होगा। एक दूसरे कंडीशन पर बात करते हैं, दूसरे केस पर बात करते हैं, केस 2। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, फादर को जो है हीमोफिलिक कर देते हैं, हीमोफिलिक फादर, हीमोफिलिक फादर, हीमोफिलिक फादर। फादर हीमोफिलिक कब होगा, जब 44 प्लस XHY हो जाए और नॉर्मल मदर है ना, नॉर्मल मदर, एक को नॉर्मल करना पड़ेगा क्योंकि संभावना तो ज्यादातर यही रहता है, 44 प्लस XX। जब फादर में स्पर्म बनेगा तो 22 प्लस XH और 22 प्लस Y। ओवम जब बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस X। जब यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ेगा तो बच्चे में 22 हो गया 44 प्लस XH और X, तो XXH कैरियर डॉटर हो जाएगी, कैरियर डॉटर हो जाएगी। अगर ये दोनों जुड़ता है तो भी बात बराबर 22 44 प्लस हो गया XXH, तो कैरियर डॉटर ये भी होगी, कैरियर डॉटर होगी। और यहां हम देख रहे हैं 22 44 प्लस यहां X और Y, तो XY हो गया। ठीक है, और अगर ये दोनों जुड़ता है यानी कि यहां पर ये हो गया नॉर्मल सन, ये हो गया क्या, नॉर्मल सन, और यहां हो गया 22 44 प्लस XY, मतलब ये भी हो गया क्या, नॉर्मल सन। इसका मतलब है कि अगर फादर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है और मदर जो है वो सामान्य है, तो उनसे उत्पन्न जितनी भी बेटियां होगी वो कैरियर हो जाएगी, लेकिन बेटा जो होगा वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कि किसी बच्चे में यहां पर हमको बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ठीक है, किसी में हमको बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जरा सा पिछला स्लाइड को हम लोग देखते हैं। यहां पर हम देखें कि फादर नॉर्मल था, मदर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थी, मां में हीमोफीलिया रोग था, तो यहां पर बेटा में हीमोफीलिया रोग आया, बेटी कैरियर हो गई, बेटी में हीमोफीलिया रोग नहीं आया, कैरियर हो गई। हीमोफीलिया रोग आया किसमें? बेटा में आया। ठीक है, तो हमको इस पहले स्लाइड से पता चल रहा है कि बेटा में बीमारी होने का चांस ज्यादा है, इस तरह का बेटी में चांस कम है। सेकेंड स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बीमारी तो किसी में नहीं हुआ यहां, है ना, भले दोनों बेटी कैरियर है, इसके बच्चे में होने का संभावना, लेकिन बेटी सुरक्षित हो गई, बेटा भी सुरक्षित, यहां किसी में बीमारी नहीं हुआ। एक तीसरे कंडीशन पर बात करते हैं। ठीक है, तीसरे केस पर बात करते हैं, केस 3। केस 3, फादर नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल फादर, नॉर्मल फादर 44 प्लस XY, और कैरियर मदर, कैरियर मदर क्या होगा? 44 प्लस XXH, XXH कैरियर मदर। जब स्पर्म बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y। जब ओवम बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस XH, ये XH आएगा, ये हो गया ओवम। यह स्पर्म इस ओवम से जब जुड़ेगा तो बच्चे में 22 22 44 हो गया, अब प्लस XX आया, तो XX का मतलब नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल डॉटर। अगर ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 22 हो गया 44, प्लस X और XH, XXH, ये हो गई कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर। ठीक है, और जब ये स्पर्म हम जुड़ेगा तो बच्चे में आया 22 22 44, प्लस X और Y, X और Y मतलब हो गया नॉर्मल सन, ये हो गया नॉर्मल सन। और अगर ये दोनों जुड़ता है तो हो गया 22 22 44, प्लस यहां से Y और यहां से XH, तो XHY। और हम लोग जानते हैं कि पुरुष में एक ही X पर अगर H आ गया तो उसको हीमोफीलिया हो जाएगा, यानी कि यहां हो गया हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक सन। तो हम यहां देख रहे हैं कि एक नॉर्मल डॉटर, एक कैरियर डॉटर, और एक नॉर्मल सन और एक हीमोफिलिक सन आ रहा है, यानी हीमोफीलिया रोग यहां पर फिर बेटा में ही आया, आया कि नहीं? फर्स्ट केस में हम क्या देखे? दोनों बेटा में हीमोफीलिया था। सेकेंड केस में किसी में हीमोफीलिया नहीं था, और थर्ड केस में फिर बेटा में ही हमको हीमोफीलिया दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये वह बीमारी है जो कि लड़कियों में होने का चांस कम है, लड़कों में होने का चांस ज्यादा है। लड़की में तभी हीमोफीलिया हो सकता है जब दोनों ही X पर HH हो, और लड़की में जो 2 X आता है वो एक X आता है मां से और एक X आता है पिता से, और पिता के X पर तभी H हो सकता है जब पिता हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो, और मां में XH तब हो सकता है जब या तो मां हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो या फिर मां कैरियर हो। तो ऐसा संभावना कम है कि दोनों तरफ डिजीज या कैरियर देखने के लिए मिलेगा। फादर को तो 100%, बेटी में बीमारी तभी हो सकता है जब फादर 100% हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो, और मां या तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो या फिर वो कैरियर हो, या हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी या कैरियर होगी, तभी बेटी में बीमारी देखा जाएगा, नहीं तो बेटा में ही बीमारी देखने के लिए मिलता है, या फिर सब सामान्य हो जाएगा, या कैरियर बेटी हो सकती है। लेकिन बेटी में हीमोफीलिया तभी होगा जब फादर 100% हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हो और मदर या तो कैरियर हो या तो हीमोफिलिक हो, यानी कि यह बीमारी पुरुष में ज्यादा देखने मिलता है, स्त्री में यह बीमारी देखने कम मिलता है। तो हम लोग हीमोफीलिया रोग का वंशागति देखे। हीमोफीलिया रोग का जीन X गुणसूत्र पर होता है, लिंग गुणसूत्र पर होता है, तो इसकी वंशागति कहला गया क्या? लिंग संलग्न वंशागति। एक और बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस।
हम लोग एक और बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में कहा जाता है वर्णांधता। आंख से रिलेटेड बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ठीक है, तो ये जो बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और यह बीमारी आंख से संबंधित है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा उसको, वह व्यक्ति लाल और हरा रंग को ठीक ठीक पहचान नहीं सकेगा, लाल और हरा रंग में ठीक ठाक से अंतर कर नहीं सकता है। यानी कि ये जो व्यक्ति होगा, यह लाल और हरा की पहचान नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग रहता है उसका जांच करने के लिए डॉक्टर साहब कुछ स्लाइड दिखाते हैं। उसमें हमारे पास तो फिलहाल वो है नहीं, लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करिएगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो वहां पर बहुत सारा फोटो आएगा, इमेज आएगा, जिसमें कि लाल धब्बा पर बीच में हरा से कुछ लिखा हुआ है, या हरा धब्बा पर लाल से कुछ लिखा हुआ है। कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, ये सब हो सकता है, या फिर कुछ जानवरों का चित्र उसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो जब लाल धब्बा के ऊपर हरा से कुछ लिखा हुआ है, तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग रहेगा वह उस चीज को पढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि लाल भी हल्का पीला टाइप का दिखता है, हरा भी हल्का पीला टाइप का दिखता है, लाल हरा सब पीला पीला टाइप का दिखेगा। क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं चलेगा, या किसका चित्र बना हुआ है पता ही नहीं चलता है। तो कलर ब्लाइंडनेस रोग आंख से रिलेटेड बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है, यानी इसका जीन पाया जाएगा, और इस बीमारी में रोगी व्यक्ति में लाल और हरा रंग का ठीक ठीक पहचान करने की क्षमता नहीं रहती है। यानी कि रोगी व्यक्ति लाल और हरा रंग में ठीक ठाक से अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही लाल हरा दोनों ही उसको हल्का पीला कलर का दिखाई पड़ता है। तो लाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है हरा रंग से नहीं पढ़ सकेगा, या हरा के ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ सकता है। कलर पहचानने की क्षमता, यानी लाल और हरा रंग को ठीक ठीक पहचानने की क्षमता नहीं रहती है। बाकी कलर का पहचान कर लिया जाएगा, लेकिन लाल और हरा को ठीक से वो नहीं पहचान सकता है। यह बीमारी ही कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग का जीन होता है जिसको दर्शाते हैं छोटी सी से। इस रोग के जीन को दर्शाया जाता है छोटी सी से, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और छोटी सी से दर्शाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के जीन को। ये छोटी सी है, ये छोटी सी लिखे हैं, और इस रोग का ये जो जीन है ये पाया जाता है एक्स गुणसूत्र पर, एक्स पर पाया जाता है, और ये ओ प्रभावी होता है, यानी कि ये भी होता है रिसेसिव। ये होगा रिसेसिव, मतलब एक्स पर पाया जाएगा, रिसेसिव होगा। इसका मतलब है स्त्री में तभी ये बीमारी देखने मिलेगा जब दोनों एक्स पर सी जीन हो, और पुरुष में ये बीमारी तब देखने मिलेगा, पुरुष के पास चूंकि एक ही एक्स है इसलिए एक एक्स पर अगर सी आ गया तो पुरुष में बीमारी हो जाएगा। एक टेबल हम इसी जगह बनाते हैं, उस टेबल को, ठीक है, उस टेबल को फिर से हम यहां बनाते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक तरफ हम लिखते हैं कंडीशन, एक तरफ लिखते हैं कंडीशन, एक तरफ लिखते हैं मेल पुरुष के लिए, और एक तरफ लिखते हैं फीमेल स्त्री के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन हम लेते हैं, एक कंडीशन लेंगे हम नॉर्मल, एक कंडीशन लेंगे हम कैरियर,
कैरियर यानी कि रोगवाहक, रोगवाहक, नॉर्मल यानी कि सामान्य, और एक कंडीशन लेंगे जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग हो गया तो हम उसको कहेंगे कलर ब्लाइंड, इसको हम कहेंगे कलर ब्लाइंड, मतलब कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित, यहां हम हिंदी में लिख देते हैं रोग ग्रसित। ठीक है, रोग ग्रसित। तो पुरुष में नॉर्मल कंडीशन में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 44+XY, और स्त्री में होता है 44+XX। ये सबको पता है। पुरुष में 44+XY होगा और स्त्री में 44+XX होगा। स्त्री में बीमारी तब होगा जब 44+ दोनों X पर CC जीन आ जाए। ठीक है, दोनों X पर CC जीन आएगा तो स्त्री में कलर ब्लाइंडनेस रोग देखने मिलेगा, और पुरुष में 44+, चूंकि एक ही X है उस पर अगर C आ जाए, दूसरा तो Y है तो दूसरा C आने का संभावना है ही नहीं। एक ही X पर C जीन आ गया तो स्त्री में पुरुष में कलर ब्लाइंडनेस रोग देखने के लिए मिलेगा। स्त्री में चूंकि 2 X है इसलिए अगर एक ही X पर C जीन रहे और एक X पर नहीं रहे तो इस कंडीशन में स्त्री रोगवाहक हो जाती है, कैरियर हो जाती है। पुरुष में कैरियर वाला कोई कंडीशन नहीं बनता है, याद रखिएगा। ये नॉर्मल, पुरुष में XY, स्त्री में XX। स्त्री में कलर ब्लाइंडनेस रोग तब होगा जब दोनों X पर CC आ जाए, XC, और पुरुष में एक ही X है इसलिए इस पर C जीन आया, दूसरा C आने का कोई चांस नहीं है, Y पर C नहीं होता है। तो स्त्री पुरुष में XC अगर Y अगर हो गया तो ये पुरुष में कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। और स्त्री में एक और कंडीशन बनता है कैरियर का, XXC हो जाए, यानी XXC, एक ही X पर C जीन है तो ये होती है रोगवाहक। पुरुष में रोगवाहक कंडीशन नहीं बनता है। इसकी वंशागति करके देखते हैं। केस 1 करते हैं सॉल्व, और हम यहां पर नॉर्मल फादर ले लेते हैं। नॉर्मल फादर 44+XY होगा, और कलर ब्लाइंड मदर तो 44+, क्योंकि कलर ब्लाइंड है ना तो दोनों X पर CC लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब यहां स्पर्म बनेगा तो 22+X और दूसरा 22+Y, और जब यहां ओवम बनेगा तो 22+XC और 22+XC, दोनों X पर CC है ना। जब यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 हो गया, 44+X और XC, तो XXC। चूंकि 2 X है इसका मतलब बेटी है, और एक ही X पर C है इसलिए ये कैरियर है, इसमें बीमारी देखने नहीं मिलेगा, इसको हम कहेंगे कैरियर डॉटर। ठीक है, जब ये स्पर्म ओवम जुड़ेगा तो बच्चे में 22 हो गया, 44 प्लस यहां से आया X और वहां से आया XC, तो फिर वही कैरियर डॉटर। और जब ये स्पर्म ओवम जुड़ेगा तो बच्चे में आएगा 22 44 प्लस यहां से XC और Y। अब XY का मतलब है बेटा, लेकिन एक X है उस पर C आ गया तो इसका मतलब इसमें कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा, इसको हम बोलेंगे कलर ब्लाइंड बेटा, कलर ब्लाइंड सन। इसको जो है हम कहेंगे कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस रोग इस बेटा में हो जाएगा। इसके बाद अगर ये स्पर्म से जुड़ता है तो बच्चे में 22 44 प्लस यहां से XCY, सेम कंडीशन XCY, कलर ब्लाइंड सन का जन्म होगा। तो फिर हम उसी तरह से 2 टाइप से भाषा इसका बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? एक तो बोलेंगे जब फादर सामान्य और मदर कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित हो तो उनसे उत्पन्न सभी संतानों में
50% कैरियर डॉटर और 50% कलर ब्लाइंड सन होगा, यानी सबको हम मिलाकर 100% कहें तो ये दोनों 50 या ये दोनों भी 50। दूसरा तरीका बोल सकते हैं कि हम बेटी को 100% कह दें, बेटा को भी 100% कह दें, तो हम इसका भाषा इस तरह से बोल सकते हैं कि जब फादर सामान्य और मदर कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित हो तो उनसे उत्पन्न सभी डॉटर 100% डॉटर, सभी डॉटर यानी कि 100% डॉटर कैरियर होगी और सभी सन यानी सभी पुत्र यानी 100% सन कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित होगा। इस कंडीशन में भी हम देख पा रहे हैं कि बेटी में बीमारी नहीं हो रहा है, बेटा में बीमारी हो रहा है। एक्चुअली इस तरह का बीमारी जो है वो लड़कों में ज्यादा होने का संभावना रहता है, लड़कियों में होने का चांस कम रहता है। ठीक है, एक और कंडीशन पर हम बात कर लेते हैं, केस 2 पर बात करते हैं। केस 2, फादर नॉर्मल ही रखते हैं, नॉर्मल फादर, तो 44 प्लस XY होगा। और कैरियर मदर लेते हैं, कैरियर मदर, कैरियर मदर 44 प्लस XXC, स्पर्म बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ओवम बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस XC। यह स्पर्म इस ओवम से जुड़ेगा तो 22 22 हो गया 44 प्लस X और X, XX मतलब हो गया नॉर्मल डॉटर, ये हो गई नॉर्मल डॉटर। ठीक है, अगर ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ता है तो बच्चे में 22 22 44 प्लस XCX, X अच्छा XXC लिखेंगे, XXC, ये हो गई कैरियर डॉटर। बीमारी तो यहां भी नहीं हो रहा है, कैरियर डॉटर। जब ये स्पर्म हम जुड़ेगा तो 22 22 44 प्लस XY, XY का मतलब हो गया नॉर्मल सन, ये हो गया नॉर्मल सन। और जब ये स्पर्म हम जुड़ेगा तो बच्चे में 22 22 44 प्लस XC और Y आया। XC Y आने का मतलब है कि यहां पर इसमें कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा, ये हो गया कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, कलर ब्लाइंड सन। तो हम यहां देख रहे हैं कि बेटी में तो बीमारी नहीं हो रहा है, 50 मतलब बेटी के मामले में 50% बेटी नॉर्मल, 50% बेटी कैरियर। बेटा में एक में बीमारी हो रहा है, एक में बीमारी नहीं हो रही, ये हो गया नॉर्मल सन और ये हो गया कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, जरा सा हम एक पीछे का स्लाइड देखना चाहते हैं। ठीक है, केस 2 जरा सा हम देखें। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना समझ में आया? हम एक और केस सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम जो है, अच्छा इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, हीमोफिलिक फादर लेते हैं इस बार। केस 3, केस 3 हीमोफिलिक फादर लेते हैं। हीमोफिलिक फादर, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिक बोल रहे हैं, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड फादर। तो कलर ब्लाइंड फादर का मतलब है 44 प्लस XCY हो जाएगा और मदर नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मल मदर, ज्यादा चांस यही रहेगा, नॉर्मल मदर। रेयर केस में ही मदर फादर दोनों कलर ब्लाइंड होगा, तो 44 प्लस XX। ठीक है, दोनों को एक साथ बीमारी होना रेयर केस में देखने मिलेगा। जब यहां पर इसमें हम बनेगा तो 22 प्लस XC और 22 प्लस Y, 22 प्लस यहां होगा Y। ठीक है, और ओवम जब बनेगा तो 22 प्लस X और 22 प्लस X, दोनों ओवम नॉर्मल है, जोड़ते हैं, ये स्पर्म इस ओवम से जुड़ेगा तो 22 22 हो गया 44 प्लस
XC और X, यानी XXC कैसा होगी ये डॉटर? कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, ठीक है, कैरियर डॉटर। ये इस पर हम जुड़ गया तो 22 22 44 प्लस XCX यानी XXC, ये भी कैरियर डॉटर, ये भी कैरियर डॉटर, ठीक है, कैरियर डॉटर। ये इस पर हम जुड़ेगा तो 22 22 हो गया 44 प्लस X और Y, एक्स वाई मतलब क्या? नॉर्मल सन। ये तो हो गया क्या? बिल्कुल नॉर्मल सन। और ये दोनों जब जुड़ता है तो 22 22 हो गया 44 प्लस X और Y, X और Y, ये भी नॉर्मल सन, ये भी क्या हो गया? नॉर्मल सन। यानी यहां बीमारी तो किसी में नहीं हुआ, यानी फादर में अगर कलर ब्लाइंडनेस रोग है, मां बिल्कुल जो है वो नॉर्मल है, सामान्य है, तो किसी बच्चे में बीमारी देखने नहीं मिलेगा। लेकिन हमको यहां जो भी बेटी का जन्म होगा वो कैरियर होगी, इसके बच्चे में बीमारी देखने का चांस मिलेगा, लेकिन किसी बेटी में या किसी बेटा में यहां बीमारी है नहीं। यानी फिर से वही बात बोलेंगे, इस तरह की बीमारी, हम लोग अभी दो बीमारी के बारे में बात किए, एक हेमोफीलिया, एक कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों बीमारी बेटी में तभी हो सकता है जब निश्चित रूप से फादर बीमारी से ग्रसित हो और मदर या तो बीमारी से ग्रसित हो या फिर उसमें कैरियर वाला कैरेक्टर हो, है ना, तभी बेटी में बीमारी होगा, नहीं तो बेटा में ही बीमारी होने का चांस रहता है। एक स्लाइड और हम लोग बनाते हैं, ये केस तो सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ अलग से हम लोग समझते हैं। जो इस तरह का आनुवंशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है या जन्म के टाइम से ही बीमारी देखने के लिए मिलेगा, ऐसे बीमारी को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ऐसे बीमारी को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, आनुवंशिक विकार। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या हो गया? आनुवंशिक विकार। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। और एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, इसको ठीक से समझ लीजिए। जो आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक विकार है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है, जैसे माना कि फादर में ये दो क्रोमोसोम है, ये फादर में है, ठीक है, फादर में मतलब पेरेंट हो गया, फादर क्यों बोले, पेरेंट बोलना चाहिए, पेरेंट का ये है, ठीक है, पेरेंट्स में। बच्चे का जब जन्म होगा तो बच्चे में क्रोमोसोम की संख्या या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो बच्चे में क्रोमोसोम 2 के जगह पे हो जाएगा 3, ठीक है, या फिर बच्चे में क्रोमोसोम घट जाए तो खाली हो गया, यहां खाली, ये ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया ऑफ स्प्रिंग संतान। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पुरुष में होता है ना, 44 प्लस XXY हो गया था। पुरुष में कुछ लक्षण स्त्री का आया था, टोटल गुणसूत्र था 47। स्त्री में एक बीमारी था टर्नर्स सिंड्रोम, जिसमें 44 प्लस X0 हो गया था, एक X गुणसूत्र घट गया था, स्त्री में 45 गुणसूत्र हो गया था, ठीक है, 45 हो गया था। इसी तरह हम लोग एक डाउन सिंड्रोम बीमारी पढ़े थे, जिसमें टोटल गुणसूत्र 47 था, 21वां जोड़ा गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त ओलिंग गुणसूत्र आया था। यानी हम लोग अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़े हैं उसमें दो कंडीशन ऐसा आया है, 3 बार ऐसा आया है कि बच्चे में गुणसूत्र का संख्या या तो बढ़ा है या तो घटा है। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र 46 होता है ना, तो बच्चे में गुणसूत्र या तो 45 हो जाए, एक घट गया, या तो 47 हो जाए, एक बढ़ गया। ऐसा हम लोग 3 कंडीशन देखे हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो बच्चे में पेरेंट की तुलना में या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, पेरेंट में अगर 2 है तो बच्चे में हो गया 3, या फिर पेरेंट में 2 है तो बच्चे में एक ही आया, एक पूरा गायब हो गया। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से, क्रोमोसोम की संख्या में चेंजिंग होने से
या क्रोमोसोम में किसी भी तरह का जो चेंजिंग होगा, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम क्रोमोसोम में चेंजिंग की वजह से जो बीमारी, यानी खास करके हम क्रोमोसोम की संख्या की बात कर रहे हैं, या फिर एक और कंडीशन होता है, बता ही देते हैं उसके बारे में, या फिर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के खंड में कोई चेंजिंग हो जाए, यहां से कट फट जाए, क्रोमोसोम कट फट जाए, कभी कटा हुआ टुकड़ा आएगा क्रोमोसोम का बच्चे में, मदर फादर में तो ठीक ही था, बच्चे में क्रोमोसोम का कुछ खंड आ जाए, टुकड़ा आ जाए, तो इस तरह से उत्पन्न होने वाले बीमारी को कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का हम कुछ एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, एक हो गया क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, एक हो गया टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम, इस तरह से हम लोग पढ़े थे, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, बहुत तरह का बीमारी होता है, यह सब हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होगा कि यह है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए में जीन है, तो मान लिया कि यहां पर एक जीन है, इस जगह यहां पर एक जीन है, इस जीन में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है कि ये पेरेंट का है और बच्चे में जो जाएगा वही ये पेरेंट का हुआ और ये ऑफस्प्रिंग हो गया, ये संतान हो गया। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, हाँ, तो ये पेरेंट का क्रोमोसोम है, ये बच्चे का क्रोमोसोम है, पेरेंट में जितना क्रोमोसोम बच्चे में उतना ही क्रोमोसोम, लेकिन इसमें जो ये जो जीन है, ये जो जीन है, इस जीन में कुछ चेंजिंग हुआ है, चेंज इन जीन या डीएनए, यहां पर हम लिख देते हैं चेंज इन डीएनए, या फिर हम बोलेंगे जीन। जितना क्रोमोसोम पेरेंट में उतना ही क्रोमोसोम बच्चे में, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए में जो जीन है, उस जीन में कोई चेंजिंग हो जाए, ठीक है, जैसे हम लोग अभी देखे ना, हीमोफीलिया का जीन देखे, कलर ब्लाइंडनेस का जीन देखे, नॉर्मल व्यक्ति में कोई अलग जीन होगा, हेल्दी जीन होगा, उस जीन में कुछ म्यूटेशन हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ, और चेंजिंग होने से ही कलर ब्लाइंडनेस रोग का जीन बन गया या हीमोफीलिया रोग का जीन बन गया, और उसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हो गया। तो जब जीन में परिवर्तन के कारण या डीएनए में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, इस तरह के रोग को हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और आज के क्लास में हम लोग जो हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़े, कलर ब्लाइंडनेस रोग के बारे में पढ़े, ये एक्चुअली जो जेनेटिक डिसऑर्डर था, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर था। और इसका एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं। एक तो हम लोग आज पढ़े हीमोफीलिया पढ़े, एक हम लोग कलर ब्लाइंडनेस पढ़े, और हम लोग एक जो है ये दो आज हम लोग पढ़े हैं। एक होता है एनीमिया, एक होता है सिकल सेल एनीमिया। ये सब रोग कहलाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें से दो बीमारी पर आज हम लोग बात किए, और जो दो बीमारी लिखे हैं इस पर हम लोग आज बातचीत नहीं किए हैं। हो सकता है हम लोग अगले चैप्टर में कुछ बीमारी पर चर्चा करेंगे या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास समझ में आया होगा। लिंग संलग्न वंशागति में हम लोग हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस रोग की वंशागति के बारे में पढ़े, और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहते हैं तो आपको हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। हम जल्दी जल्दी खींच देते हैं इसको, आप वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। ये जल्दी ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, हो सकता है 1 से 2 लेक्चर हम लोग और लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।